हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। लास्ट लेक्चर्स में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स लगाए थे और हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करे थे। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और थोड़ा उसको समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। ओम्स लॉ बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल भी है, आपने पढ़ा भी होगा। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ को हम तीन तरीके से देख सकते हैं, तो मैं आपको तीन तरीके से इसको समझाता हूं। पहला तरीका क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है, ये एक लोड है, मान लेते हैं एक लोड है या कोई भी एलिमेंट है। इसके क्रॉस मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना है, V है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है, ठीक है। और मान लेते हैं इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रही है, I। इसके अंदर करंट कितनी फ्लो कर रही है, I, ठीक है। तो पहला ओम्स लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, the current flowing through the element is directly proportional to the voltage across it, is directly proportional to the voltage और potential difference across it। किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज के। उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हम उसको ओम्स लॉ को पहले तरीके से सब बोल सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या बोल सकते हैं, कहीं भी किसी जगह अगर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? जब ये वोल्टेज ड्रॉप तब हमने शायद पहले पढ़ा था, जब हमने वोल्टेज सोर्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा था, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, है ना। वहां थोड़ी वोल्टेज घट जा रही थी। तो वोल्टेज ड्रॉप बेसिकली क्या होता है कि अगर कहीं आपको वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, कहीं से वोल्टेज आ रही है और कहीं से वोल्टेज जा रही है, तो बीच में अगर कहीं अगर वोल्टेज घट जा रही है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी भी लाइन में या कहीं पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के होगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू I। तो दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, किसी एलिमेंट ले रहा हूं, किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है, वोल्टेज अपॉन करंट का जो रेशियो होता है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इट इज कांस्टेंट। और हम इसको इक्वल टू भी क्या बोलेंगे, इसको हम देख लेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हम यहां पे देखते हैं। किसी भी एलिमेंट के क्रॉस अगर आप देखोगे कि ओम्स लॉ क्या बता रहा है आपको, तो ओम्स लॉ को आप तीन फॉर्म में ये देख सकते हो। पहला क्या है कि करंट फ्लोइंग थ्रू एनी एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस इट। या बोल सकते हो कहीं पर अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है ना। और किसी भी एलिमेंट के क्रॉस V और अपॉन I का जो रेशियो होता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें ओम्स लॉ ही है। दे ऑल आर, मतलब ये तीनों चीज क्या बता रही है, हमारा ओम्स लॉ बताती है, ठीक है। ये तो ये ओम्स लॉ हो गया। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन क्या है कि आपका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये रिलेशन ओम्स लॉ के अंदर आएंगे। तो आप ऐसा हो सकते हो, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, current flowing through an element is directly proportional to the potential difference across it at constant temperature, ठीक है। अब ये बोल सकते हो, according to the Ohm's law, the voltage drop across any element is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature, ठीक है। और last, the ratio of voltage and current across any element is constant at constant टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये तीनों रिलेशन हमारे किस में आ जाते हैं, ओम्स लॉ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। आप इसमें से कोई भी चीज बोल सकते हो, तीनों हमारे सारे ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों, ये जो लैंग्वेज है ओम्स लॉ की क्या है, सही है। मैं पढ़ रहा हूं इसको, चलो मैं इसको लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, हम इसको इसमें देखते हैं कि V और अपॉन I का जो रेशियो है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो V अपॉन I का जो रेशियो होता है,
ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं आर से, ये कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं आर से। ये आर बेसिकली क्या है, ये आर होता है इसका रेजिस्टेंस, ये आर इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है इस एलिमेंट का। तो हमारा फॉर्मूला बन गया V इक्वल टू आई आर। ये टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने कैसे दिखा दिया, आर से, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट आर मान ले तो यहां पर तो इसको V इक्वल टू आई आर हो गया। जो ये V इक्वल टू आई आर है, बेसिकली ये फॉर्मूला क्या होता है, ये डीसी में अप्लाई होता है, क्योंकि डीसी में आप देखोगे सिर्फ प्योर आर आता है, एल का इंडक्टर का और सी का इफेक्ट नहीं आता। इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और कैपेसिटर क्या हो जाता है, ओपन सर्किट हो जाता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे क्यों होता है, इसलिए हमने डीसी में क्या प्रेफर करते हैं, ओम्स लॉ को। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि डीसी में ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर आप देखोगे एसी में ये रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई जेड हो जाता है, क्योंकि एसी में क्या होता है, इंपेडेंस का इफेक्ट आ जाता है, वहां पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट आ जाता है, और रेजिस्टेंस का इफेक्ट तो वहां होता ही है। तो आर एल और आर मिलके आपस में इंपेडेंस फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए हम यहां पे जो फॉर्मूला लिखते हैं एसी में लिखते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड क्या है, इंपेडेंस है, और यहां पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस एनी एलिमेंट। तो कैसे कैसे रिलेशन फॉर्म होता है, उन तीनों फॉर्म को हमने यहां पे देख लिया है, ठीक है ना। और ओम्स लॉ को हम जैसे लिखते हैं, कैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने की, वो होती है V इज इक्वल टू आई आर, और होता है V इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक लिमिटेशन है इसमें, लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ कभी भी नॉन लीनियर जो रजिस्टर्स होंगे उसमें नहीं लगता है। जो हमारे क्या होते हैं, नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना। नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होते हैं, जिनमें V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, नॉन लीनियर। अभी नॉन लीनियर रजिस्टर क्या होगा, हम इसको आगे कर लेंगे, ये देख लेंगे। तो जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स, जो मतलब जो नॉन लीनियर रजिस्टर्स होते हैं, या जो हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, नॉन लीनियर मतलब क्या होता है, जिनके बीच में V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ऐसे एलिमेंट्स के अक्रॉस, ऐसे एलिमेंट्स के अक्रॉस आपका ओम्स लॉ नहीं लग सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे। अगर मैं एक मेटल ले लूं, कॉपर ले लिया, ठीक है, कॉपर का कुछ ना कुछ अपना आर होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो कॉपर के क्रॉस आपने डीसी वोल्ट मतलब कुछ भी वोल्टेज लगाई, मान लो आपने डीसी वोल्टेज लगाई और करंट अप्लाई करी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कॉपर के क्रॉस वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो लीनियर रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड होगा मेटल में। V इज इक्वल टू आई आर जो होगा, ये कंडीशन वैलिड होगी किसमें, मेटल में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास एक मेटल है जो कि कॉपर का एलिमेंट है, ठीक है ना, एक मेटल एलिमेंट दिया जो कि कॉपर का है, उसके क्रॉस मैंने वोल्टेज V अप्लाई करी और करंट क्या दी, I दी। तो ये मेटल है, मेटल लीनियर होता है। मेटल के जितने भी होते हैं वो दे वाला लीनियर, मतलब क्या लीनियर मतलब V और I के बीच का ग्राफ क्या होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो इनमें ओम्स लॉ वैलिड होगा और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही अगर मैं एक सेमीकंडक्टर ले लूं, सेमीकंडक्टर मतलब अगर मैं एक सिलिकॉन ले लूं, जैसे सिलिकॉन के डायोड्स होते हैं, है ना, डायोड्स होते हैं। तो अगर मैंने डायोड लिया और डायोड के क्रॉस मैंने वोल्टेज अप्लाई करी और करंट दी, तो क्या होगा, वहां पे जो ग्राफ होता है V और I का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, वो नॉन लीनियर ग्राफ आता है। इट इज नॉन लीनियर ग्राफ आता है। तो मतलब क्या, जो ओम्स लॉ है यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, ये यहां वैलिड नहीं होता है, ये फेल हो जाता है यहां पे, ठीक है ना। तो जो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे नॉन लीनियर रेजिस्टर्स होते हैं, वहां पे हमारा ओम्स लॉ नहीं लग सकता। जो कि लीनियर होते हैं वहां पे ये हमारा लग सकता है, ठीक है। इसको हम लिख भी लेंगे अभी, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी मैं इसको लिखा भी दूंगा। एक और चीज आप इसको नोट कर सकते हैं, एक होता है कन्वेंशनल ओम्स लॉ, एक टर्म होता है कन्वेंशनल ओम्स लॉ। कन्वेंशनल शब्द का मतलब होता है थ्योरेटिकल, थ्योरी
जो दी गई कैसे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था वो होता है कन्वेंशनल ओम्स लॉ के अंदर आता है, ठीक है ना। तो कन्वेंशनल ओम्स लॉ क्या होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअली ये होता है J इज प्रोपोर्शनल टू E, J इज प्रोपोर्शनल टू E, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो यहां पे कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा, तो फॉर्मूला हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये होता है कन्वेंशनल ओम्स लॉ, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। ये है J को हम करंट J होता है करंट डेंसिटी, J होता है करंट डेंसिटी, और J की वैल्यू J होता है I बाय A, करंट अपॉन एरिया पर, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो जो ओम्स लॉ ड्राइव हुआ है वो यहीं से ड्राइव हुआ है, तो हम चाहे ओम्स लॉ को यहां से भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं देखते हैं। J इज इक्वल टू कितना है, सिग्मा इंटू E, तो J को क्या लिख सकता हूं मैं, बड़ा करंट I बाय A, ठीक है। सिग्मा कंडक्टिविटी, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं और वोल्टेज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr और dl, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम चाहे वोल्टेज पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। तो मैं इसको E को डिनोट करता हूं V बाय L से, तो मैं V को यहां ले, उसको यहां ले आता हूं, फॉर्मूला बन जाएगा। V को यहीं रखते हैं, V अपॉन I, I को नीचे ले आता हूं, L ऊपर आ गया, सिग्मा नीचे आ गया, ये हो गया L, ये हो गया सिग्मा, और ये क्या हो गया A। सिग्मा का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी इंटू L अपॉन A इज इक्वल टू V अपॉन I, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये R होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V अपॉन I इज इक्वल टू R हो गया, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कन्वेंशनल ओम्स लॉ क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लीनियर रजिस्टर, लीनियर रेजिस्टेंस, और होता है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है। अब लीनियर रेजिस्टेंस क्या होता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नाम है X, उस एलिमेंट के क्रॉस मैं अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाऊं, वोल्टेज और करंट का क्या बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, अगर वो ग्राफ लीनियर ग्राफ आ रहा है, सीधा ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है, ठीक है। लीनियर हम पढ़ते हैं मैथ्स में कि एक लीनियर लाइन क्या होती है, लीनियर लाइन होती है, क्या होती है, जिसका स्लोप चेंज नहीं होता, कांस्टेंट स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है उसका, कांस्टेंट, ठीक है। जिसमें लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक लीनियर लाइन है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और उसका स्लोप कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो लीनियर लाइन ऐसी लाइन है जो स्टेट मूव करेगी और क्या बोलते हैं, उसका स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसका स्लोप क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर लाइन बोलते हैं। तो ये देखो, ये एक लीनियर लाइन है, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का अगर हम V और I ग्राफ बनाए, अगर वो लीनियर आएगा तो हम बोलेंगे उसका जो रेजिस्टेंस है वो लीनियर रेजिस्टेंस है। उसी तरह अगर किसी एलिमेंट का V और I का ग्राफ लीनियर नहीं आता, थोड़ा चेंज आता है, कुछ भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, ऐसा लेट्स सपोज ऐसा हो गया, तो उस एलिमेंट के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। लीनियर रेजिस्टेंस में स्ट्रेट चलेगा, सीधा जाएगा, चेंज नहीं होगा। और एक चीज और है कि लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होगा, जितना करंट में इंक्रीमेंट आएगा उतना ही वोल्टेज में इंक्रीमेंट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर करंट में कम इंक्रीमेंट आ रहा है तो वोल्टेज में ज्यादा आ रहा है,
ठीक है ना। जितना करंट में इंक्रीमेंट अब ये जो आता रहेगा, हर इंस्टेंट में वोल्टेज में भी उतना इंक्रीमेंट आता रहेगा, बट नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है। नॉन लीनियर हो सकता है इस करंट की कम वैल्यू पे कम आए, फिर थोड़ा बढ़ने में बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रेजिस्टेंस। लीनियर रेजिस्टेंस, अच्छा लीनियर रेजिस्टेंस जिनका होता है, लीनियर रेजिस्टेंस को हम ओमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस लीनियर होता है, हम उसके रेजिस्टेंस को ओमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ओमिक का मतलब होता है ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ। जिसका रेजिस्टेंस ओम्स लॉ फॉलो करता है, हम उसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस शब्द का मतलब है कि ये क्या फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। वही नॉन लीनियर को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर। देखो ओम्स लॉ के होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो स्लोप है वो सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, है ना। ओम यहां जो रेजिस्टेंस, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होता है, नॉन लीनियर, देखो जैसे अगर हम बात करें लीनियर रेजिस्टेंस की, लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होगा इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एट कांस्टेंट आप बोलोगे, लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होता है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर रेजिस्टेंस में क्या है, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। लीनियर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर तापमान कांस्टेंट है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रह रहा है, तो आप बोलोगे वो लीनियर रेजिस्टेंस है। वहीं अगर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट आर इज नॉट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट नहीं है, देन वो हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस मेरा क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है ना। वही हमारा लीनियर रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे रेजिस्टेंस को जिनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है और वीआई ग्राफ सीधा है, उनको हम बोलते हैं लीनियर रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस। लीनियर क्यों बोलते हैं, कि सीधी लाइन है। ओमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंस लीनियर होगा वो ओमिक भी होगा। और यहां इसको मैं नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ टेढ़ा मेरा है, ठीक है। और नॉन ओमिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए आर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो हमारे इसके टाइप्स हो गए। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, ठीक है, तो मेटल्स, ठीक है, मेटल्स का रेजिस्टेंस जो होता है वो लीनियर रेजिस्टेंस होता है। ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स का जो रेजिस्टेंस क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें सेमीकंडक्टर में मोस्टली कार्बन किसका होता है, कार्बन का होता है, क्योंकि कार्बन का, बाकी सिलिकॉन जर्मेनियम का वो होता है, ठीक है ना। तो सारे मेटल्स का जो अगर आप रेजिस्टेंस लोगे वो लीनियर होगा, ठीक है। नॉन लीनियर का एग्जांपल क्या होगा, सिलिकॉन हो गया, डायोड सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बाकी जो भी एलिमेंट्स हमारे पास जो डायोड वगैरह हो गए, इन सब के जो रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होते हैं, हमारे नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर जो रेजिस्टेंस होता है उनमें अंतर क्या है कि यहाँ वीआई ग्राफ का ग्राफ जो वी आई का ग्राफ जो है स्ट्रेट होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, हमारा नॉन लीनियर होता है। इसका एग्जांपल है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, इनकैंडेशन लैंप आता है, बल्ब, सॉरी इनकैंडेशन बल्ब होता है ना, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर टंजस्टन फिलामेंट होता है, टंजस्टेंट फिलामेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बल्ब क्या है, बल्ब नॉन लीनियर रेजिस्टर के अंदर आता है, नॉन लीनियर क्या आता है, बल्ब आपका नॉन लीनियर में आता है, क्योंकि बल्ब का क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। ऑल्दो हम उसको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में सेम मानते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग अगर आप उसको बिकॉज हम चेंज निकाल नहीं सकते हैं, बट होता है क्या है, बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है और वो चेंज होते रहता है बार बार, ठीक है। एक चीज और है, आपने पढ़ा होगा लाइटिंग अरेस्टर, है ना, लाइटिंग अरेस्टर होता है, पावर सिस्टम में लगता है, लाइटिंग अरेस्टर होता है। लाइटिंग अरेस्टर में भी एक एलिमेंट लगता है नीचे,
ठीक है ना, उसको MEA बोलते हैं, वो मेटल ऑक्साइड वाला होता है, वो भी हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। ठीक है, तो बहुत जगह उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया नॉन लीनियर रजिस्टर और ये क्या हो गया, लीनियर रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमने VI ग्राफ पढ़ा। अच्छा, एक चीज और है, जिसे अगर हम VI ग्राफ लिखते हैं, V और I ग्राफ, ठीक है, मान लेते मेरे पास एक एलिमेंट है X, एक एलिमेंट मेरे पास X है, उसका VI ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, का स्लोप जो होगा वो होता है R। क्या होता है, R, क्योंकि स्लोप क्या होता है, y/x होता है, तो y क्या है यहाँ पे, v, और ये कितना है, I। तो VI ग्राफ का जो स्लोप, जो लाइन आ रही है, एक लीनियर लाइन आ रही है, उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, हमारा R होता है। ठीक है, उस तरह अगर हम इसको चेंज कर लें, इन दो को चेंज कर लें, I ऊपर ले आए और v नीचे ले आए, तो जो ये अब जो स्लोप होगा उसको हम चेंज करेंगे, स्लोप हो जाएगा 1/r, और 1/r क्या होता है, हमारा G होता है। तो ध्यान देना है, जब भी आपको VI का ग्राफ दिया रहेगा, VI का ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है ना, VI ग्राफ ये दिया रहेगा, तो आप देख लेना कि जो लाइन है इस पे ऊपर क्या है और नीचे क्या है। वो स्लोप पूछ सकता है कि इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप इसका स्लोप गिवन ये है, इसका स्लोप गिवन है, तो अगर I ऊपर है, V गिवन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, G होगा, और ये सीमेन में होगा। ठीक है, या कंडक्टर मोह में होगा, अगर ये गिवन है तो उसका स्लोप कितने में होगा, R में, और ये ओम में होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा नोट करने का था। अच्छा, चलिए इसके थोड़े वो करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं कि जो ये VI ग्राफ होता है हमारे पास, जो हमारे पास ये VI कर्व है, इस पे बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, उसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो पहला है टाइप 1 का क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ये VI का ग्राफ है, VI, ये 3 कर्व है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 ग्राफ है, 1 2 3। इन तीनों ग्राफ के नाम हो गए, इसका नाम है X, इसका नाम है Y, और इसका नाम क्या हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक of three element X, Y, Z is shown below। ठीक है, then what will be the relation between their resistance? What will be the relation between their resistance? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 एलिमेंट X, Y, Z इज शोन बिलो। हमारे पास 3 एलिमेंट है, कोई भी 3 एलिमेंट है, उनका VI कैरेक्टरिस्टिक हमें शोन है, ये हमें गिवन है, और पूछ रहा है कि इनके रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा। ठीक है ना, मतलब इनका किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका कम होगा, इसको हमें पता लगाना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल इसको बता दूंगा, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, तो आप इसको देखते ही पहचान जाओगे। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, है ना, क्या होता है, V/I। अच्छा, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं क्या काम करता हूं, एक लाइन खींचता हूं, यहां से देखो, एक डॉटेड लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हो गई, ये हो गई हमारी वोल्टेज, ये हमारी क्या हो गई, वोल्टेज। अच्छा, ये डॉटेड लाइन सबके लिए सेम है। अच्छा, ये डॉटेड लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी करंट कितनी हो गई, इसकी करंट हो गई IX। ये डॉटेड लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां करंट कितनी हो गई, IY। ये डॉटेड लाइन इसको यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां करंट कितनी हो गई, IZ। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, डॉटेड लाइन जो कि वोल्टेज की लाइन है, और वो सब जगह इंटरसेक्ट कर रही है, वो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट में मैंने करंट को नोट कर लिया। अच्छा, अब बात करते हैं RX की। RX कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना हो सकता हूं, V/IX। देखो सबके लिए V सेम है। अच्छा, RY कितना हो जाएगा, V/IY,
और आर जेड कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई जेड। क्या किया मैंने, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस एक ही वोल्टेज मान ली है और देखा उन तीन वोल्टेज में करंट कौन कौन सी आ रही है। तो देखो जब वोल्टेज मैंने x को दी करंट आई एक्स है, जब y को दी तो करंट आई वाई है, और जब z को दी तो ये कितनी है, ये आई जेड हो गई है। अब देखते हैं किसकी करंट ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा करंट किसकी है, आई जेड की करंट ज्यादा है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, और आई सबसे क्या है, लोएस्ट है ना। आई करंट क्या है, सबसे कम है। तो जिसकी करंट सबसे कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी करंट सबसे ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है RX का जो रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों, देखो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो करंट कम होगी, और रेजिस्टेंस हमारा क्या बोलते हैं मिनिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, सबसे बड़ा RX होगा, फिर RY होगा, फिर क्या होगा, RZ हमारा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रिलेशन वाले। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब आपको ट्रिक क्या याद रखनी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये ध्यान देना है जो कब Y के क्लोज होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, और जो कब I के सबसे पास होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे क्या होगा, कम होगा। ये आपको देखते ही याद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर देखो वैसे तो समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट सॉल्व करना है सेकंड्स में, तो आप समझ जाओ जो लाइन जो वी आई का वोल्टेज के ये जो क्लोज है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, और जो कर्व जो आई के क्लोज है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। देखो वी के क्लोज कौन सा आ रहा है, एक्स वाला, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और आई के क्लोज कौन सा है, जेड वाला, तो ये क्लोज इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है ना। वहीं देखो अगर ये रिलेशन उल्टा हो जाए, ऐसा हो जाए, देखो आई ऊपर आ जाए, आई ऊपर आ जाए और वी कहां जाए, नीचे। देखो अगर इसको देखें हम, आई ऊपर आ जाए और वी कहां जाए, नीचे आ जाए, उल्टा हो जाए, तब क्या होगा देखते हैं। अगर मैं दोबारा बना रहा हूं, 1 2 3, इनके नाम मैंने दे दी एक्स वाई जेड। अब देखो वी के क्लोज कौन सा है, जेड वाला, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा, फिर वाई का, और सबसे कम किसका होगा, आई वाले का। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में हमारा बनता है वो ऐसा बनता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सेकंड्स का क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ दिमाग हमारा लगाना नहीं होता है। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब ये टाइप 3 क्वेश्चन है, लिखो ऊपर से टाइप 3 क्वेश्चन। अच्छा तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, VI curve of an aluminium wire, VI curve of an aluminium wire is shown, आपको दिखाया गया है at 2 different temperature, 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको VI कर्व शो करा है। ठीक है, एक एल्यूमिनियम वायर का दो डिफरेंट टेम्परेचर क्या है, T1 एंड T2। देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। एक बार क्वेश्चन में और पढ़ता हूं, VI curve of an aluminium wire is shown at 2 different temperature T1 and T2, then which of the option is true। तो ये बोल रहा है कि एक एल्यूमिनियम वायर का VI कर्व शो है हमें 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे T1 एंड T2 पे, तो बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, अगला बोल रहा है T1 इज लेस देन T2, अगला क्या बोल रहा है दोनों आपस में सेम है, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसको समझना क्वेश्चन को। तो हमें देखो यहां पे क्या है, देखते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो लाइन है वो V के क्लोज है, और इस टेम्परेचर पे जो लाइन है वो इससे क्या है, क्लोज है। तो मतलब क्या, T2 के दौरान जो रेजिस्टेंस होगा उसका नाम RT मैंने मेंशन कर दिया, और T1 के दौरान जो रेजिस्टेंस होगा वो RT1 होगा। और बस ये बात है, ये कर्व जो है इसके क्लोज है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब T2 में टेम्परेचर T2 में रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और T1 में रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अब आ जाते हैं, हमें पता है मेटल भी एल्यूमिनियम मेटल है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप बोलोगे T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मैं एक बार आपको और बता देता हूं। पहले हमने इसका रेजिस्टेंस लिखा, यहां रेजिस्टेंस कितना है RT2, यहां रेजिस्टेंस कितना है RT1। ऑब्वियसली बात है ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है। मेटल में अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अच्छा इसकी जगह अगर कार्बन होता या कुछ भी और होता है, सीमेंटर होता, तब इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं। अगेन RT2 है, यहां रेजिस्टेंस का नाम हो गया RT2, यहां रेजिस्टेंस का क्या नाम हो गया RT1। कर्व देख के हम निकाल सकते हैं कि ये वाला इस दौरान रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप बोलोगे ये। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे क्या रिलेशन आएगा, यहां पर आ जाएगा ये टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्यों, जब टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा तभी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हो गई। तो इस दौरान इसका आंसर कितना हो जाएगा, T1 विल बी ग्रेटर देन T2। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है ना, जहां पे हमें क्या होगा, कर्व गिवन होगा डिफरेंट टेम्परेचर पे, और हमें टेम्परेचर रिलेशन निकालना पड़ेगा। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है मेटल्स के फॉर्म, मेटल कोई भी वायर हो सकती है, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, सिल्वर हो गया, और दूसरा हो सकता है सेमीकंडक्टर जो कि हमारा कार्बन हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।